नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वारदात है वो हाल की है, जुलाई महीने की। और ये जो वारदात है इसको मेरे ख्याल से थोड़ा आपको संयम से सुनना पड़ेगा, और इसको सुनने के बाद बहुत जल्दी आप किसी कंक्लूज़न पे मत पहुंचिएगा, क्योंकि पुलिस भी अभी तक किसी कंक्लूज़न पे नहीं पहुंची कि ये वाकई में जो वारदात है ये किसी साजिश के तहत की गई थी या फिर ये, हालांकि जो भी वारदात होती है साजिश के तहत ही होती है, लेकिन बहुत सारे लोग इस मामले को लव जिहाद से जोड़ रहे हैं। लेकिन पुलिस अभी तक इस मुकाम पे या अपनी तफ्तीश के आखिर पे नहीं पहुंची जहाँ पे वो बोल दे कि जो पूरा मामला है जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो लव जिहाद का है। वैसे तो मैं हमेशा जो वारदात होती है उसकी शुरुआत ये करता हूँ कि जब से कोई गायब हुआ, कैसे गायब हुआ और फिर कैसे तफ्तीश करी। लेकिन आज जो कहानी है या जो घटना है उसको दूसरी तरीके से हम लोग देखते हैं, और मैं आपको दूसरी तरीके से सुनाने की कोशिश करता हूँ। तारीख 20 जुलाई और मेरठ का भूट बराल इलाका। यहाँ पे एक मकान, और इस मकान में इस मकान के सामने पुलिस का लवाजमा यानी 2-3 जो पुलिस की जीप है वो पहुँचती हैं, और साथ में पहुँचता है एक आरोपी जिसका नाम शमशाद बताया जा रहा है। और जब पुलिस की टीम उस मकान के अंदर घुसती है और जो संग में आरोपी होता है उससे पूछताछ करते हुए वो इशारा करता है एक कमरे की तरफ, और एक कमरे के फर्श की तरफ वो इशारा करता है। और जब पुलिस को उसका इशारा मिलता है तो पुलिस के साथ जो आए मज़दूर होते हैं वो कुदाल और फावड़ा लेके वो फर्श को तोड़ना शुरू कर देते हैं, और फर्श को तोड़ते जाते हैं। और जैसे जैसे मिट्टी की परतें हटती जाती हैं, जैसे जैसे जो गड्ढा वो और गहरा होता जाता है, वैसे वैसे जो कमरे में बदबू है वो फैलती जाती है। और करीबन 3-4 फुट खोदने के बाद जो पुलिस की टीम होती है उसको गठरी नुमा चीज़ मिलती है, यानी एक कपड़ा मिलता है और उस कपड़े में कुछ बंधा हुआ होता है। अब पुलिस की टीम उस कपड़े को खोल के देखती है तो उसके अंदर बड़ी बेहद ही कहा जाना चाहिए डिकम्पोज भी नहीं कहेंगे, कि बस कुछ हड्डियां जिस पे थोड़ा सा मांस जो सूखा हुआ है उस तरीके से जो मांस था वो उन पे लगा हुआ था हड्डियों पे, यानी वो कंकाल बनने की आखिरी स्टेज में थी जो वहाँ से बॉडीज़ मिली थी। और ये जो 2 बॉडीज़ थी इनमें से एक जो बॉडी थी वो एक महिला की थी जिसकी उम्र करीबन 30 साल थी, और एक जो बॉडी थी वो एक बच्ची की थी जिसकी उम्र 11 साल थी। अब ये जो बॉडीज़ थी ये किसकी थी, और इन बॉडीज़ को यहाँ तक यानी इस कमरे के फर्श के नीचे तक पहुँचने का सफ़र कैसे हुआ, और किसने इन दोनों को इस फर्श के नीचे गाड़ दिया। पहले उसको उनका मर्डर किया और उसके बाद फिर फर्श के नीचे गाड़ दिया। तो ये सारे जो सवाल हैं इनकी शुरुआत होती है साल 2010 से। 2010 में ये जो गाज़ियाबाद का लोनी इलाका है यहाँ पे एक लड़की रहती थी प्रिया जो है उसकी शादी वहीं पे गाज़ियाबाद इलाके की एक शख्स राजीव से होती है, और वो राजीव के साथ रहने लगती है। 2 साल तक दोनों एक साथ रहते हैं, और 2012 में प्रिया और राजीव की मेल नहीं खाता या पटरी नहीं खाती, दोनों के विचार नहीं मिलते, तो प्रिया जो है वो राजीव से तलाक ले लेती है और लोनी इलाके के ही अपने पिता के घर पे रहने लग जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो लोग वाकिफ़ होंगे लोनी इलाके से या गाज़ियाबाद से उनको तो मालूम होगा, लेकिन मैं जो लोग नहीं हैं उनको मैं बता दूं, ये जो लोनी इलाका है इसमें लोअर मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा रहते हैं, मिडिल क्लास भी रहती है। तो ये जो प्रिया थी ये भी कुछ ऐसे ही एक परिवार से बिलोंग करती थी, और जब ये अपने पति को छोड़ के, राजीव को छोड़ के अपने पिता के यहाँ पे रहने लग गई, तो आसपास के जो लोग थे यहाँ पे मेंटलिटी भी कुछ इस तरीके की है उस इलाके की, तो आसपास के जो पड़ोसी थे या जो रिश्तेदार थे उन्होंने ताना देना शुरू किया उसके
पिता को और खुद उस परिवार को। तो काफ़ी दिन तक जो प्रिया थी वो वहाँ पे रह नहीं पाई और जल्दी वो मोदी नगर में एक घर में शिफ्ट हो गई। और ये घर था चंचल चौधरी नाम की एक महिला का। और इसी घर के अंदर जो प्रिया थी उसने एक ब्यूटी पार्लर भी खोला और अपनी बच्ची को, तब तक उसकी बच्ची हो चुकी थी जिसका नाम कशिश था। तो प्रिया अपनी बच्ची के साथ मोदी नगर में रहने लगी थी चंचल चौधरी नाम की एक महिला के घर पे, और वहीं पे उसने एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया था। ब्यूटी पार्लर अच्छा चल रहा था और प्रिया भी खुश थी क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो चुकी थी, उसको किसी की ज़रूरत नहीं थी। उसकी बेटी थी, उसका मन लगता था, पूरे दिन वो ब्यूटी पार्लर में काम करती थी और रात में जो चंचल थी उसके साथ काफ़ी बातचीत होती थी। यानी दोनों के बीच में रिलेशंस बहुत क्लोज थे और दोनों एक दूसरे से हर सारी जितनी भी सारी बातें होती थी वो शेयर किया करती थी। तो इसी बीच करीबन वक्त बीतता गया 2012 से लेके करीबन 2015 तक चंचल के मकान में ही रही प्रिया और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन करीब 2015 में ये जो प्रिया है इसकी मुलाकात फेसबुक पे एक शख्स से हुई और उसने अपना नाम अमित गुज्जर बताया। और इसके बाद जो फेसबुक की मुलाकात थी वो फ़ोन कॉल्स में बदली और फ़ोन कॉल्स के बाद मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हुआ। और मिलने जुलने के सिलसिले के बाद दोनों, जो अमित गुज्जर था और ये जो प्रिया थी इन दोनों के बीच में प्यार हो गया, अफेयर हो गया। अमित ने बताया कि वो मेरठ का रहने वाला है, मेरठ के जो भूट बराल इलाका है उसमें वहाँ का रहने वाला है और वो अकेला ही रहता है। और उसने प्रिया को ये बोला कि अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो तुम मेरे साथ यहाँ पे आके रहने लगो और हम दोनों पति पत्नी की तरह से रहेंगे, भले ही हम शादी करें ना करें, लेकिन तुम्हारी जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं वो मैं निभाऊंगा। तुम्हारी जो बेटी है कशिश, उसकी जितनी जिम्मेदारियां हैं वो मैं निभाऊंगा और उसे अपनी बेटी की तरीके से पालूंगा। यानी कुल मिला के उसने काफ़ी उसको इमोशनल किया प्रिया को, जो ये अमित था, और राज़ी कर लिया कि वो उसके साथ आकर रहने लग गए। जो प्रिया थी उसने भी काफ़ी सोच विचार किया और अपनी जो सबसे क्लोज फ्रेंड थी चंचल, उसको भी उसके बारे में बताया कि इस तरीके से एक लड़का है जिससे मेरी फेसबुक पे मुलाकात हुई है और उसका नाम अमित गुज्जर है, मेरठ का रहने वाला है और उसका खुद का मकान है भूड़ बराल इलाके में। और उसने मेरे को प्रपोज़ल दिया है कि वो मेरे साथ आके रहे और उसने ये भी बोला कि तुम अपनी ज़िंदगी में काफ़ी तन्हा हो, तो अगर तुम मेरे साथ आके रहोगी तो मैं तुम्हारी काफ़ी ख्याल रखूँगा और तुम्हें कभी किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूँगा। इस तरीके के तमाम जो प्यार मोहब्बत में वादे कस्में जो खाई जाती हैं वो अमित ने प्रिया को लेकर खाई। और एक समय बाद प्रिया को भी लगा कि जब अमित इतना उससे मोहब्बत करता है तो क्यों ना जाके उसके साथ वो रहने लग जाए। तो उसने लेकिन ये जो सारी बातें थी वो कंचन चौधरी को बता दी थी और उसके बाद ही फिर जो प्रिया थी वो अमित के साथ परतापुर इलाके की एक काशीराम कॉलोनी है मेरठ में, वहाँ पर जाके शिफ्ट हो गई। वहाँ पे उन लोगों ने एक फ़्लैट लिया और फ्लैट में ये दोनों रहने लग गए। काफ़ी सब कुछ अच्छा चल रहा था, दोनों के बीच में अच्छी मैचिंग थी, दोनों का वेवलेंथ मिलते थे, दोनों के बीच में अच्छी मोहब्बत थी। और जो शमशाद था वो भी माफ़ कीजिएगा, जो अमित था वो भी अच्छा खासा खाता कमाता था और प्रिया जो थी वो भी कुछ ना कुछ थोड़े बहुत अपना काम कर लेती थी, ब्यूटी पार्लर के कुछ असाइनमेंट्स वगैरह कर लेती थी। तो कुल मिला के घर का खर्चा अच्छी तरीके से चल रहा था। जो बेटी थी कशिश, उसकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही थी। और ये जो अमित था, ये जो कशिश जो थी उसको अपनी बेटी की तरह से ही रखता था और काफ़ी जो एक परिवार था, एक सुख संपन्न परिवार की तरीके से रहता था। अब ये सब कुछ चल रहा था, इसी बीच कोरोना की महामारी फैली। लेकिन कोरोना की महामारी फैलने से पहले ही दोनों के बीच में, अमित और जो प्रिया थी उसके बीच में
किसी बात को लेके झगड़े होने लग गए, और ये झगड़े हर रोज़ के होने लग गए। यानी जो आसपास के लोग थे उनका कहना था कि रोज़ पति पत्नी में झगड़ा होता है, और लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि किस बात को लेके झगड़ा होता है। लेकिन वो हमेशा घर से आवाज़ें सुनते थे। उनका ये कहना था, जो पड़ोसी थे, कि हमने कभी 5 साल के करीब हो गया इनको यहाँ पे रहते रहते, हमने कभी इनके घर से कोई चीख चिल्लाहट की आवाज़ नहीं सुनी। लेकिन करीबन 2-3 महीने से काफ़ी घर के अंदर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। लेकिन ये बात साफ नहीं है हमारे सामने कि किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। ये सब कुछ चल ही रहा था कि, और जो प्रिया की दोस्त थी चंचल, उससे भी प्रिया की हर रोज़ बात हुआ करती थी। लेकिन प्रिया ने भी इस बात के बारे में जिक्र नहीं किया कि आखिर क्यों उसके बीच में और अमित के बीच में झगड़ा हो रहा है। हालांकि चंचल उसके यहाँ पे आती जाती नहीं थी इतना, लेकिन हाँ, फ़ोन पे दोनों की बात ज़रूर होती थी। लेकिन प्रिया ने चंचल को कभी इस बारे में नहीं बताया कि हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है। फिर अचानक 28 मार्च आई, 28 मार्च 2020 को अचानक जो प्रिया थी उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब जब उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो चंचल को लगा कि हो सकता है कि किसी काम से गई हो। और उसके बाद वो जो फ़ोन था वो मार्च में 28 मार्च से लेके अप्रैल में भी स्विच ऑफ रहा, फिर मई में भी स्विच ऑफ रहा, फिर जून में भी स्विच ऑफ रहा, और फिर जुलाई में भी स्विच ऑफ रहा। और इस बीच प्रिया ने जो लड़का था अमित, माफ़ कीजिएगा, जो चंचल थी, वो जो लड़का था अमित, उसको उसने कई बार फ़ोन किया और उसने पूछा कि मैं बार बार प्रिया से बात करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो उससे बात हो नहीं पा रही, तो वो कहाँ पर है। तो इसमें ये अमित था, उसने जवाब दिया था कि प्रिया जैसे लॉकडाउन हुआ उसके पहले ही कहीं गई थी और अभी वो जो लॉकडाउन है उसमें फंस गई है। तो इसमें चंचल का कहना था कि तुम मुझे कोई और नंबर अवेलेबल करवाओ उसका, ताकि मैं उससे बात कर सकूं। तो उसने बोला कि मेरे पास भी अभी, उसने क्योंकि लॉकडाउन है इस वजह से कोई नंबर उसके पास भी नहीं है, मेरी भी उससे बात नहीं हो पा रही। लेकिन वो जब जल्द लौट आएगी, जैसे लॉकडाउन खुलेगा जून में, तो उसके बाद मैं तुम्हारी बात उससे करवा दूंगा और तब तक हो सकता है उसका जो फ़ोन है वो भी चालू हो जाए। उसने तमाम जो बहाने थे कि फ़ोन क्यों बंद था, क्यों फ़ोन अपने साथ लेके नहीं गई, उसका हर चीज़ का उसने अमित ने चंचल को एक्सप्लेनेशन दिया। और कहीं ना कहीं चंचल को उसकी जो बातें थी वो सेटिस्फैक्ट्री लगी और उसकी बातें सुन के उसको लगा कि शायद ये सच बोल रहा है। लेकिन जब लॉकडाउन भी खुल गया और उसके बाद भी वो बहाने बनाने लग गया, और जुलाई में भी ऐसा ही हुआ, और वो साफ़ सुथरा बता ही नहीं रहा था कि जो प्रिया है उसको और कशिश है वो कहाँ गायब है और क्यों उससे उसकी बात नहीं हो पा रही, क्यों उसने उसका फ़ोन नहीं किया। तबकि चंचल और प्रिया के बीच में रिलेशंस ऐसे थे कि हर रोज़ करीबन 2 से 3 बार वो लोग बात किया करते थे। लेकिन 5 महीने का वक्त गुजर चुका था। ऐसे में अब चंचल को शक होने लग गया था कि कहीं ना कहीं इस पूरा मामले में जो चंचल की जो दोस्त प्रिया और उसकी जो बेटी कशिश गायब है, उसके पीछे, उनकी गुमशुदगी के पीछे, उनके गुमशुदा होने के पीछे अमित का हाथ है। तो करीबन 14 जुलाई को ये जो कंचन है ये मेरठ के ही परतापुर थाने में पहुंची और इसने लिखित शिकायत दी कि इस तरीके से मेरी एक सहेली है जिसका नाम प्रिया है, वो करीबन 28 मार्च से गायब है और उसका जो पति है वो साफ़ सुथरा बता नहीं रहा कि वो कहाँ गई है। और मुझे ऐसा शक है कि उसकी गुमशुदगी के बीच में और उसकी बेटी की गुमशुदगी के पीछे कहीं ना कहीं ये जो अमित है इसका हाथ है। अब इस बात पर पहले तो जो परतापुर थाने की पुलिस थी उसने मामले को रफा दफा करने की कोशिश करी, टहलाने की कोशिश करी और उसको दिलासा देने की कोशिश करी कि वो जल्द आ जाएगी और आप वेट करो। लेकिन जब ये जो कंचन थी, जब ये नहीं मानी और ये सीधे जो आला अधिकारी थे उनके पास ये पहुंच गई और वहाँ पे इसने जाके एप्लीकेशन दी कि इस तरीके से एक माँ और बेटी गायब हो गए हैं और मुझे शक है कि उनकी गुमशुदगी के पीछे जो पति है उसका हाथ है, लेकिन जो पुलिस है वो सहयोग नहीं कर रही। तो 2 लोगों की गुमशुदगी का मामला था और गुमशुदगी भी करीबन 5 महीने की थी और शक में पति था, शक पति पर जताया जा रहा था।
तो पुलिस के जो आला अधिकारी थे उन्होंने कोई चांस नहीं लिया और इस मामले की तफ्तीश के बिल्कुल सख्त निर्देश जो परतापुर थाने की पुलिस थी उसको दिए। अब जब ऊपर से निर्देश मिले तो पुलिस, जो थाने की पुलिस थी, उसको भी काम करना पड़ा और ये लोग पहुँचे अमित गुज्जर के घर पे, जो क्योंकि यहाँ वाला जो घर था काशीराम कॉलोनी वाला जो परतापुर इलाके में था, वो तो उसने खाली कर दिया था, लेकिन उसका जो खुद का घर था वो भूट बराल इलाके में था, मेरठ के। वहाँ पे वो इन दोनों रहता था। तो परतापुर थाने की जो टीम थी वो उसके घर पे पहुंची और वहाँ से पुलिस ने इसको उठाया अमित को और उसके बाद थाने में ले जाके पूछताछ करी। अब इसने पुलिस को काफ़ी घुमाया कि वो तो लॉकडाउन के बाद से ही चली गई थी और वो फंस गई थी, उसके बाद मुझे मालूम नहीं है वो कहाँ गई है, और मेरा भी मैं खुद परेशान हूँ, मेरी भी उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, और मैं पिछले 5 साल से उसके साथ रह रहा हूँ और मेरा बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे और मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। ये सारी जो चीज़ें थी उसने पुलिस के सामने बोली, लेकिन पुलिस ने जो क्वेश्चंस पूछे उनका सेटिस्फैक्ट्री जो आंसर था वो अमित के पास नहीं था। तो अब पुलिस ने अपना जो सख्ती वाला रवैया है वो उससे ये अमित के साथ पेश आई और उसके बाद जल्दी ये जो अमित था इसका मुंह खुल गया और इसने बताया कि 2015 में उसकी मुलाकात प्रिया से हुई थी और उसने अपना जो फेसबुक पे जो प्रोफाइल था वो अमित गुजर के नाम से बना रखा था, तबकि उसका रियल नाम शमशाद है। वो बिहार का रहने वाला है और करीबन 10 साल से मेरठ में ही रह रहा है और उसने भूट बराल इलाके में अपना मकान बना लिया। और जो अमित गुज्जर के नाम से इसने प्रिया के साथ दोस्ती करी और फिर कभी भी उसे अपनी पहचान नहीं बताई, लेकिन जब ये 2020 की शुरुआत थी और करीबन 2019 दिसंबर या नवंबर में ही प्रिया को जो शमशाद था उसकी असली पहचान पता चल गई थी और इस बात को लेके दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े हुआ करते थे। बीच में ये भी हुआ कि जो प्रिया थी वो परतापुर थाने में भी पहुंची शिकायत लेके कि इसने इस तरीके से मेरा यौन शोषण किया है और इसने अपनी असली पहचान, अपना असली धर्म छिपाया है मुझसे, और उसके बाद इसने मेरे संग काफ़ी वक्त लिव इन रिलेशनशिप में रहा है और आप इसके खिलाफ़ कार्रवाई कीजिए। तो बताया जाता है कि पुलिस ने उसके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं करी। अब क्यों नहीं करी वो तो शायद आप भी समझते होंगे कि क्यों नहीं करी। और इस तरीके से जो प्रिया थी उसकी जो शिकायत थी उस पर पुलिस ने उसको टहला दिया, उसको बोला कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं करी। इस बीच जो लड़ाई जो थी दोनों के बीच में वो ज़्यादा होने लगी थी और प्रिया जो थी वो दबाव डाल रही थी कि मैं तुम्हारे खिलाफ़ कार्रवाई करूँगी, कैसे तुमने, भले कि वो अपने आप को बहुत ठगी हुई महसूस कर रही थी, तो उसको लग रहा था कि इसको कहीं ना कहीं जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से नाम और पहचान बदल कर जो है इसने मेरा यौन शोषण किया है। तो इस पर शमशाद ने भी उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो राज़ी नहीं हुई। तो अब जब वो राज़ी नहीं हुई तो जो शमशाद है, जो पहले से ही शादीशुदा है और उसकी जो बीवी है वो बिहार में रहती है, उसने अपने साले को बताया कि इस तरीके से बात है, मैंने ऐसे ऐसे शादी कर ली थी। इससे पहले तो उसने कभी डिस्क्लोज़ नहीं किया था अपने परिवार के साथ कि मैंने इस तरीके से यहाँ पे मेरठ में एक प्रिया नाम की जो लड़की है और उसकी जो बेटी है कशिश, उसके साथ रह रहा हूँ। लेकिन जब उसे लगा कि उसको छुटकारा या उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई हो जाएगी और उसे जेल जाना पड़ेगा, तो ऐसे में उसे लगा कि 23 तारीख को जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो उसके पहले ही उसने, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना फैल रहा था, तो उसके पहले ही उसका दिमाग में ये सब जो फितूर था, साजिश का फितूर था, वो चल रहा था। और इसी साजिश के तहत उसने अपने साले को बुलाया अपने यहाँ पे। तब तक ये लोग जो भूट बराल इलाका था वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, प्रिया, कशिश और ये शमशाद, और यहीं पे इसने अपने साले को बुलाया। और 28 मार्च को बताया जाता है कि शमशाद ने साले के साथ मिलकर प्रिया और जो कशिश थी उस दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इन्होंने उसी घर के अंदर
गड्ढा खोदा और करीबन 3 से 4 फुट का वो गड्ढा था, ताकि जो भी अगर लाश नीचे जाती है और सड़ती भी है तो कम से कम जो बदबू है वो बाहर ना आ पाए। तो इनका ये था कि गहरे से गहरा गड्ढा खोदना है, ताकि जो भी अगर आसपास के लोग हैं उनको बदबू ना आए। और यही सोच के उन्होंने करीबन 4 फुट 5 फुट का जो गड्ढा था वो खोदा, और उन दोनों की हत्या करने के बाद उनकी लाशों को चादर में लपेटा, और चादर में लपेटने के बाद उसको वहीं कमरे के अंदर जो गड्ढा खोदा गया था उसमें दफना दिया, और उसके बाद उसको मिट्टी से बंद कर दिया। और इसके बाद कुछ हुआ नहीं। और जो भी उसकी जो फ्रेंड थी चंचल, उसका फ़ोन आ रहा था, उसको भी वो समझाने में कामयाब हो रहा था। तो शमशाद को लग रहा था कि ये जो पूरा मामला है वो वैसे ही रफा दफा हो जाएगा और वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन करीबन 111 दिन बाद ये जो डबल मर्डर की मिस्ट्री थी उसको पुलिस ने सुलझा लिया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि अगर प्रिया शिकायत लेके थाने में पहुंची थी और पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी, तो शायद कहीं ना कहीं इस पूरे डबल मर्डर का जो जिम्मेदारी है वो पुलिस के ऊपर भी आती है। क्योंकि अगर पुलिस उसी वक्त कार्रवाई करती तो शायद ये जो माँ बेटी हैं वो ज़िंदा होती, और जो एक कहा जाना चाहिए कि जो उसको धोखा मिला था, कम से कम वो धोखे तक ही रहता है, उसकी कम से कम जान नहीं जाती। तो यहाँ पे पुलिस की भूमिका पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं वो होती रहती हैं। मेरठ में ही एक घटना हुई थी, उसमें भी ये हुआ था कि एक लुधियाना की रहने वाली लड़की से फेसबुक पे एक लड़के ने दोस्ती करी थी, और जब उसको बोला कि तुम यहाँ पे मेरठ चली आओ, और वो जो लड़की थी वो अपने घर से करीबन 30 लाख के जेवरात कैश वैश लेके यहाँ पे भाग आई थी। और जब इस लड़की को भी मालूम चला कि ये जो लड़का है इसने अपना नाम छिपाकर उससे दोस्ती करी और उसका यौन शोषण किया, तो उस लड़की ने भी उसका विरोध किया था। और उसके बाद वो जो लड़का था उसने उस लड़की को मार के गाड़ दिया था जंगल में। और इत्तेफाक से एक जो कुत्ता था उसने उसके हाथ में वो जो लड़की का हाथ था, क्योंकि लाश डिकम्पोज हो गई थी, तो उस लड़की के हाथ को लेके वो घूम रहा था। और जब वो लड़की के हाथ को लेके घूम रहा था तब जाके मालूम चला कि इस तरीके की भी कोई वारदात हुई है। और उसके बाद फिर पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश करी और इस पूरे मामले को सुलझाया। लेकिन हाँ, इस मामले में अभी तक पुलिस किसी कंक्लूज़न पे नहीं पहुंची है कि ये वाकई में शमशाद ने लव जिहाद के चलते किया, या फिर जिस तरीके से उसको लग रहा था जेल जाने से डर कि मुझे यौन शोषण के और बलात्कार के मामले में प्रिया जो है वो जेल भिजवा देगी, इस वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। तो पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है और आगे देखते हैं कि अभी फ़िलहाल तो शमशाद को तो गिरफ्तार कर लिया, उसका साला जो है वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। तो अब देखना होगा कब तक उसके साले की गिरफ्तारी होती है और इस पूरे कत्ल का जो मकसद है वो क्या था, ये पुलिस की तफ्तीश के बाद पता चलेगा। हालांकि जिस तरीके से कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस ने विकास दुबे का जो घर था उसको ढहा दिया था बुलडोज़र से, ठीक उसी तरीके से ये जो शमशाद है इसका जो घर था भूट बराल इलाके में मेरठ के, उसको भी पुलिस ने बुलडोज़र से ढहा दिया है। तो अब तफ्तीश की बात यही है, तफ्तीश का विषय यही है कि पुलिस पता करे कि किस मोटिव के तहत ये सारी चीज़ें की गई, किस मोटिव के तहत दोस्ती की गई, या फिर किस मोटिव के तहत इन दोनों को मौत के घाट उतारा गया, माँ और बेटी को। तो ये सारे सवाल पुलिस पूछेगी, तब मालूम चलेगा कि इस पूरी वारदात के पीछे का असली मकसद क्या था। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, फिर आपसे कभी मुलाकात होगी जल्दी। और तब तक के लिए कोरोना का ये वक्त है तो काफ़ी सावधानी जितनी है वो रखिए, क्योंकि संक्रमण जो है, इन्फेक्शन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आप भी ये जो कोरोना का इन्फेक्शन है उससे बचिए और घर से बाहर निकलने से बचिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।